दोस्तों नमस्कार। द रियल बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमेश कुमार। आज जो है बिहार में चुनाव है, लेकिन यहाँ पर जो है जो जेन्युइन वाजिब मुद्दा होना चाहिए जनता का, वो मुद्दा लगभग अभी तो विपक्ष मतलब कुछ मुद्दे को रख रहा है, रोजगार की बातें कर रहा है। राहुल गांधी हैं, तेजस्वी यादव हैं, लेकिन जो सत्ता पक्ष है जिनको अभी रोजगार की बात करनी चाहिए, वो रोजगार की बात नहीं कर रहे हैं। वो जो है मोदी जी आते हैं तो कभी रील्स बनाना भी रोजगार है, कभी पकौड़ा तलना भी रोजगार है। बिहार वासियों को कुछ न कुछ रोजगार के नाम पे कुछ और चीज बता करके चले जाते हैं यहाँ से। लेकिन जब वो यही मोदी जी गुजरात जाते हैं तो वहाँ अलग अलग फैक्ट्री की बात करते हैं, अलग अलग साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। अभी आप जानते हैं कि गुजरात में 2014 से जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से लेकर के अभी तक जो है 40 लाख करोड़ के आसपास का MOU साइन हो चुका है। मतलब विदेशी कंपनी अपना वहां पैसा लगाएगी, इन्वेस्ट करेगी। बिहार में अभी तक में 2014 से लेकर के अभी तक में मात्र जो है वो 1000 करोड़ रुपए का MOU साइन हुआ है। वो आया है कि नहीं आया है, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है सरकार के पास। अमित शाह जब बिहार आते हैं तो अमित शाह कहते हैं कि बिहार में तो भूमि ही नहीं है जो कि उद्योग कहीं लग सके। तो इस तरह की बातें कही जाती है। तो आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं डॉक्टर अनिल सिंह जी, और हमारे साथ राजनीति के विशेषज्ञ हैं अश्विनी राय जी। आप दोनों का स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले जी भैया जी नमस्कार। अनिल बाबू, ये बताइए कि बिहार चुनाव में जो बिहारी की वास्तविक में समस्या है, वो समस्या रखी ही नहीं जाती है। समस्याएं मतलब कुछ नेता कुछ बयान दे दिए, कुछ नेता कुछ बयान दे दिए। एक महीना में चुनाव हो जाना है, 30 दिन किसी न किसी मुद्दे पर कोई नेता आता है, अनाप शनाप कुछ बोल के चला जाता है। तो जो वास्तविक मुद्दा है, जो बिहार का दर्द है, जो बिहार की समस्या है, बाढ़ है, रोजगार है, पलायन है, महंगाई है, इस मुद्दे पर बात नहीं होती है। क्या कारण लगता है कि ये कैसे सुधरेगा बिहार? अनिल बाबू। बिहार को अगर हम समग्रता में देखते हैं जी, तो मैं आपका ध्यान थोड़ा सा मतलब आपके चैनल के माध्यम से जी, उस बिहार की ओर दिलाना चाहूंगा जो एक समय इस पूरे हिंदुस्तान का शिरोरत्न था। पूरे हिंदुस्तान के 28% उद्योग इस बिहार में थे। यह बिहार नेतृत्व कर रहा था विकास में। देश में IAS, IPS उद्योगपति जोड़ी थी श्री कृष्ण सिंह और अनुग्रह नारायण सिंह की, और बाकी बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी जगजीवन राम और ऐसे लोग। और उसके साथ ही अगर हम बिहार को देखना चाहें, IAS के ढेर, देश को संभालने वाली एक ऐसी देशभक्त लॉबी कहां से अपने जमीन को दान दे करके स्वतंत्रता से पहले ही आप देखें कि जितने सरकारी स्कूल हैं वो किसी न किसी स्वतंत्रता सेनानी ने अपना जमीन अपना पैसा लगा करके खड़ा कर दिया। आज उस पर राजकीय विद्यालय लिख के उनका नाम मिटा दिया। ठीक है, तो आज की जो व्यवस्था है उसने स्कूल नहीं बनाया, बनाए हुए स्कूलों को हत्या करके राजकीय लिख दिया। जबकि बड़े बड़े पूंजीपतियों के स्कूल जो है अलग अलग प्राइवेट नामों से चलते हैं और उनसे अरबों रुपया कमा रहे हैं। तो जो स्वतंत्रता सेनानी का परिवार है वो अपने आप को बहुत ही बुरी तरह जो है उपेक्षित महसूस कर रहा है। वो तो बेचारा सामंतवादी हो गया जनता की सेवा करने के बाद भी। तो इस षड्यंत्र को हम लोग उस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। बिहार चूंकि नेतृत्व कर रहा था, अब बिहार का नेतृत्व किसको स्वीकार हो? राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में जाने। अगर हम आज की स्थिति को देखना चाहते हैं तो बिहार से ईर्ष्या, बिहार को डुबाने के षड्यंत्र के बारे में जानना होगा। बिहार की इस दुर्दशा के बारे में जानने के लिए हमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देखना होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति। पूरी दुनिया में संविधान का उनके जैसा कोई विशेषज्ञ नहीं। उनकी कॉपी रखी गई जिस पे लिखा हुआ है आज भी यूनिवर्सिटी में
कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। कॉपी चेक ही नहीं करने वाला, चेक करने वाले ने लिख के रख दिया हम इनकी कॉपी नहीं चेक कर सकते क्योंकि ये हमसे ज्यादा बड़े विद्वान हैं। उस व्यक्ति को जब वो संविधान सभा के अध्यक्ष बने तो वो 72 देशों का संविधान कंठस्थ। आप जो वो देखते हैं भारत का संविधान तो ब्लेंड है, मिक्सचर है, बहुत सारे देशों के संविधानों की अच्छी अच्छी खूबियां उसमें ली गई। तो वो और कोई तो डाल ही नहीं सकता था। जिसको सभी देशों के संविधानों का ज्ञान होगा वही डालेगा। तो इस देश का संविधान का निर्माण किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। उसमें बाकी लोगों का योगदान इतना है कि अगर कोई प्रारूप समिति देख रहा है तो उसने उसका प्रारूप तय कर दिया कि इस पन्ने पे ये रहेगा, इस चैप्टर में ये रहेगा। और अगर कोई राजकीय व्यवस्था से आया हुआ है, कोई राव साहब है, तो उनका योगदान यह है कि अंग्रेजों को कानून को फटाफट कट पेस्ट करके उसको सही सही आर्टिकल में, ठीक है। बाकी किसी का योगदान नहीं है। संविधान के मूल निर्माता के साथ इतना बड़ा भेदभाव हुआ। आपका कहना ये है कि अंबेडकर साहब की बहुत बड़ी भूमिका नहीं है उसमें, संविधान निर्माण नहीं, कहाँ से भूमिका? आप पूरा संविधान सभा में 300 से ऊपर लोग थे, सबकी अपनी अपनी कुछ ना कुछ भूमिका रही है। वो भी एक समिति के अध्यक्ष थे, उसमें उनके पास एक सीमित भूमिका थी, वो उन्होंने निभाई। लेकिन यह कह देना कमेटी के चेयरमैन थे अम्बेडकर जी, हाँ, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयर, प्रारूप जो उसका तय होता है उसे प्रारूप कमेटी है, ठीक है। लेकिन जिस पूरे के पूरे संविधान सभा को के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र बाबू ही थे। राजेंद्र। और सबसे ज्यादा संविधान का ज्ञान किसको था? राजेंद्र बाबू। मैं आपसे, लेकिन ये तो कहा जाता है कि अम्बेडकर साहब भी बड़े विद्वान थे, उन्होंने भी कई देशों के संविधानों का अध्ययन किया था और सबको लेकर के। उन्होंने कोई देश का नहीं, अम्बेडकर साहब विद्वान थे और डॉक्टर अम्बेडकर के योगदान को हम लोग नहीं कम कर रहे, लेकिन वो संविधान निर्माता नहीं थे। संविधान सभा की कार्रवाई पढ़िए, उतना पैसा ऐसा ही नहीं खर्च हो गया। अगर अम्बेडकर बाबू लिख लेते और उसको हम लोग अंगीकार कर लेते तो उतना जो है उस युग में, मतलब आज के खरबों रुपए के बराबर रुपया खर्च हो गया। तो ऐसे ही हुआ। संविधान सभा की बहुत सारी मीटिंग्स हुई जिनका वो भी नहीं थे, पार्ट भी नहीं थे। एक एक आर्टिकल को लेकर के डिस्कशन हुआ, उस डिस्कशन में क्या क्या हुआ वो भी लिखा हुआ है। अगर आप पढ़े इतिहास तो समझ में आएगा। और सब में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का योगदान दिखता है, ठीक है। तो उन सब प्रावधानों को देखने के बाद हम लोग किसी का एक व्यक्ति का योगदान क्यों कहें? अगर हम समग्रता में कहेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र बाबू का संविधान है, और अगर विस्तृत तौर पर कहेंगे तो सभी लोगों का टीम वर्क है ये, इस देश के उन लोगों को जो संविधान सभा के मेंबर थे। किसी एक व्यक्ति को या किसी, मतलब कि यही इस देश का दुर्भाग्य है। हम क्या करते हैं, देखिए यहीं से निकल के आता है जात, धर्म, पंथ के आधार पे हम अपना अपना हीरो बना लेते हैं। बिल्कुल। राष्ट्र का कोई हीरो नहीं रहने दिया। अगर राष्ट्र का कोई हीरो होता तो वो होते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले भारत रत्न। लेकिन हमने उनको बिल्कुल, आप कभी भी देखिए, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम कभी संविधान के संदर्भ में लिया भी जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं लिया गया, कभी नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया? भाई जो संविधान सभा का अध्यक्ष है वही निर्माता माना जाना चाहिए, क्योंकि उनके नाम लेने से हमें परहेज क्यों? क्योंकि वो बिहार से थे। यहाँ से बिहार के साथ शुरू होता है भेद। देखा गया शुरुआत से ही, यही कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, वो दूसरी चीज, इतिहास नहीं पढ़ाया जाता हमें। इतिहास हम स्वतंत्रता वाला इतिहास पढ़ाते हैं कि ये आंदोलन हुआ, वो आंदोलन हुआ, वो आंदोलन हुआ, लेकिन हम वो नहीं पढ़ाते कि उस आंदोलन से पहले भारत में स्वायत्त, थोड़ा बहुत जो स्वायत्तता दी थी अंग्रेजों ने, उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट थी। किसी में मुस्लिम लीग का सरकार था, कहीं पे कांग्रेस की सरकार थी, बिहार में कांग्रेस की सरकार थी, बड़े बड़े नेता थे, अलग अलग पहले भी पार्टियां थी। और ये लोग वो जो है इलेक्शन कंटेस्ट करते थे इस देश में, इससे पहले भी, स्वतंत्रता से पहले भी। क्या ये पढ़ाया जाता है? ये तो विषयांतर हो जाएंगे। अभी बिहार नहीं, विषयांतर नहीं है, वो आपने पूछा ना, तो बिहार जो 28% उद्योग और बहुत सारे उसका मालिक था, मिनरल्स के खदानों का, बिल्कुल, और यहाँ पे तो अग्रणी था देश में, IAS IPS भरा हुआ। अब यह एक तरीके से उन वर्गों के लिए, उन लोगों के लिए एक चुनौती थी, क्योंकि ये वो लोग थे, पहले लोग जो अंग्रेजों को चुनौती देते रहे थे। अंग्रेज मतलब विदेशी, मतलब वो विदेशी ताकतें जो हिंदुस्तान को बढ़ने से रोकना चाहती थी।
अब हिंदुस्तान को बढ़ने से रोकने के लिए सबसे पहले यहाँ के विकसित सूबे के सिर पे लात रख के उसे दबा दो। अगर विदेशी ताकतें, वही विदेशी ताकतें जिनके इशारे पे महात्मा गांधी की हत्या, क्योंकि महात्मा गांधी विदेशी उद्योग धंधों को नष्ट कर रहे थे और स्वदेशी के बहुत बड़े वो पैरोकार थे, उनकी भूमिका बाद में देखेंगे। लेकिन इस देश में अगर आज स्वदेशी है, अगर इंडिजीनियस उद्योग धंधा है, तो वो केवल महात्मा के कारण है। वरना इस देश में अंग्रेजों से पहले जिन पूंजीपतियों ने इस देश की बात करी थी, वह चाहते थे कि ये पाकिस्तान बन जाए। अगर पूंजीवाद आया तो क्या होता? विदेशी उद्योग लगते, मल्टीनेशनल कंपनी होती, इस देश का अपना कुछ नहीं होता। जैसे वहां एक माचिस नहीं बनती, यहाँ भी माचिस नहीं बनती, बाहर से आता। आज क्या प्रयास है? आप जब बिहार के पलायन की बात करते हैं तो आज तक लोगों ने पलायन को रोजगार से जोड़ रखा है। आप खुद सोचिए, जिस प्रदेश में 28% देश का उद्योग पड़ा हुआ, बंद नहीं हुआ था उस समय तक, जब तक के पिछली जो जंगल वाली सरकार नहीं आई थी, तब तक वो उद्योग चल रहे थे। पिछली हमारे पास में खदानें थी। क्या मतलब, क्या पिछली सरकार में जंगल राज की वाली? मैं आपको बताता हूँ पलायन का कारण ना। आप पलायन के कारण पे कभी किसी ने प्रकाश नहीं डाला। ये लोग पलायन को रोजगार से जोड़ के देखते हैं। पलायन रोजगार के कारण नहीं हुआ, पर हमारे पास इतना ज्यादा खदान था, इतने ज्यादा रोजगार था कि यहाँ का आदमी रोजगार से नहीं मरा। यहाँ शुरू की गई इस समाज को तोड़ने का, यह एक संगठित समाज, एक बड़ा समाज, जिसने कंधे से कंधे मिला करके आजादी से पहले अंग्रेजों से आजाद कर लिया इस बिहार को। ये स्थिति थी इस बिहार की। उस बिहार को इतने नफरत की दृष्टि से देखा गया कि सबसे पहले जो है यहाँ से एक आंदोलन चलाया गया, वो है जाति का। क्योंकि इस देश में, इस दुनिया में, इस धरती पे अगर किसी समाज को नष्ट करना हो तो उसको अफीम चटाओ। किसी परिवार को चटाया जाता है ना, धीरे नशाबाज बना दिया जाता है। उसी तरह बिहार को संप्रदाय, जात और संप्रदाय की राजनीति की गई। परिणाम क्या हुआ? भारत के अंदर तो जातियां थी ही नहीं, फिर ये जात कॉस्टिज्म आया कहाँ? मैं आपको इस पे किसी दिन जाति वाले पे चर्चा करेंगे। लेकिन जब यहाँ बोया गया ना इसका जहर, ये एक जहर है, एक अफीम है। अगर किसी समाज को बांटना हो तो दो भाइयों को लड़ाना हो तो उसको लड़ाने वाला पड़ोसी क्या बताता है कि ये जो है ये बेसी खर्चा कर रहा है, देख उसका लड़का तेज पढ़ रहा है, तेरे बेटे को दूध कम मिल रहा है, ये सब बताना शुरू किया जाता है। झूठ, ठीक है, परंतु फर्क पड़ता है, फर्क पड़ा। बिहार में एक व्यक्ति की राजनीति ने, एक खास विचारधारा की राजनीति ने अपराध को खड़ा किया। अपराधियों के संगठित समूह को जो है वो क्रांतिकारी बना दिया गया। आज और राजनीतिक साधन थे कि जो जिस जंगल राज की आप लोग बात कर रहे हैं कि जंगल राज था लालू जी के शासनकाल में, कहा जाता है कि यह हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया था। और पटना में जो मतलब नगर निगम है, पटना नगर निगम को कहा गया था कि कुछ कचरा उचरा ज्यादा भर गया था वहां, तो उसको बोला था कि तुम साफ काहे करवाते हो, जंगल नहीं क्या? हम जंगल राज की बात ही नहीं करते, जंगल में भी एक कानून था, इसे जोड़ करके देख लिए। ऐसे प्रवक्ता जो है रमेश जी बोल रहे थे। नहीं, वो जंगल राज की बात नहीं करता। जंगल राज तो फिर भी बड़ा राज है, वहां पे डिसिप्लिन होता है, प्रकृति का कानून होता है। यहाँ पे राक्षस राज, पलायन की स्थिति नहीं समझे। लोग अपने बच्चा को उठा करके बाहर भेज दिए। हत्याओं का दौर, नरसंहारों का वो विभत्स दौर था, अपराध का वह खतरनाक दौर था कि पलायन किया गया। लोग डर के मारे अपने घर के युवा बच्चों को कहीं फंसा ना दिया जाए, कहीं मार ना दिया जाए, उठा के बिहारी बाहर शिफ्ट हो गया। यह है पलायन का असली कारण। डर के मारे उस समय में हम बेरोजगारी नहीं थी, यहाँ डर के कारण भाग गया है। ये भाग नहीं गया, लोगों को मजबूरी था। अगर आपके पास 4 गो पैसा है तो कोई अपहरण तुरंत हो जाएगा, राज सत्ता के सहयोग से। आप तो कहानियां सुने नहीं था कि बंगला में बैठा लिए एक आदमी को 5 करोड़ लेके छोड़े। मतलब इससे भी बड़ा कोई सबूत है क्या? अच्छा, आप आईएएस की औरत नहीं, आईएएस की पत्नी जो है वो सुरक्षित नहीं थे उस समय। मतलब आप राक्षसी राज नहीं है, जंगल राज मत कहिएगा। तो गुजरात में कौन सी आईएएस अधिकारी सुरक्षित थी जिसे बांध करके 6 महीने घर में रखा गया, कैद रखा गया? नहीं, अभी गुजरात पे चर्चा क्यों करें? हम बिहारी हैं, पहले हम बिहार की दुर्दशा पर चर्चा करें, फिर राष्ट्र की दुर्दशा पे भी चर्चा कर लेंगे,
फिलहाल हम कंपेयर नहीं करेंगे। फिलहाल हमारे साथ जो बीता है, मेरा कपार फटा है तो मैं पड़ोसी का कपार फटने का चिंता में नहीं हूं। मैं अपने सिर पे मरहम पट्टी करूंगा, खुद को मजबूत करूंगा, तो पड़ोसी की भी मदद कर लूंगा। ठीक है, तो हमें उस पर चर्चा करनी होगी। बदहाली ये है, ये राक्षस राज जो हुआ, राक्षसों का राज था भाई साहब। रात को 6 बजे के बाद आप स्टेशन से बाहर निकल के देखिए, स्टेशन पे सुरक्षित नहीं थे आप उस स्थिति की कल्पना नहीं कर सकते। बिहार में खुद मतलब हमारे मुख्यमंत्री जी ने सचिन को कहा था, सचिन तेंदुलकर को, क्या रे हमारे यहाँ तो गाय भैंस पास हो जाता है, कि हाई स्कूल कहे नहीं पास कर लेते। लोग अपने घर कापी ले जाते थे बोर्ड का। गार्जियन जब हम लोग यही बातें करते हैं। सुनी जी से थोड़ा जानना चाहिए कि क्या लगता है कि रोजगार पर बातें क्यों नहीं होती है बिहार में? मेन है कि रोजगार अगर दे देंगे तो भूखे नंगों को अगर भोजन मिलने लगेगा तो फिर हम रोजगार के लिए विकल्प दे करके कैसे लोगों को लुभाएंगे? अच्छा, जब रोजगार मिलने लगेगा, हर हाथ को काम। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का कथन था। लेकिन विपक्ष तो देख रहे, तेजस्वी यादव सब बात तो कर रहे हैं रोजगार पे, प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं। अरे तो रोजगार की बात कर रहे हैं, जबकि बिहार में 26 लाख से ज्यादा किसी को नौकरी दे ही नहीं सकते हैं। गवर्नमेंट नौकरी 26 लाख से ज्यादा है नहीं। लेकिन तेजस्वी यादव तो आप कैसे 1 करोड़ प्रत्येक घर से एक नौकरी दी जाएगी, जहां नौकरी सरकारी नहीं वहां दी जाएगी। हाँ, तो पकौड़े तलने वाली भी नौकरी तो सरकारी हो जाएगी ना। आकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पकौड़ा तले पंचर साटे, यूट्यूबर बन करके यूट्यूब से पैसा कमाए, तो ये सारी चीजें तो हो जाएगी ना। क्या लेकिन जी, क्या इसको जो श्यामा प्रसाद जी, इंस्टाग्राम पे जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का कथन था, लड़कियां नाच आज बना रही है, इसको आप रोजगार की श्रेणी में मानते हैं कि नहीं मानते हैं? ये रोजगार कहाँ से हुआ? ये रोजगार कहाँ से हुआ? टाइम पास, इंटरटेनमेंट हो गया ना। ये युवाओं को समाप्त करना हो, मैंने कहा नहीं कि अफीम। और देखिए ना, तो किसी ने अफीम दिखाई, तो किसी ने इंटरनेट की अफीम चटाई। ठीक है, गार्जियन एक चीज आपने देखा, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग अलग अलग कारणों से होता है। गार्जियन आपने देखा कि शिक्षा को मिटाने के लिए किस तरह ये साजिश रच रहे हैं। शिक्षा को कैसे मिटाया जा रहा है? स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे को हाथ में मोबाइल थमा दीजिए और बोल रहे हैं कि मोबाइल से पढ़ाई होगी, मोबाइल से क्लास ग्रुप बना करके उसमें आपको टास्क मिलेगा, आप ये करोगे वो करोगे। तो उसके हाथों में, जब बच्ची के हाथ में मोबाइल देंगे तो बच्चा वो क्या करेगा? तो इस तरह से तो सरकार ने शिक्षा को पतन करने के लिए तो मोबाइल का सहारा ले लिया ना। देखिए, 2 बातें इसमें हम लोग को क्लियर होनी होगी। जो आधुनिकतम टेक्नोलॉजी है उसका विरोध नहीं, परंतु उस आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का सकारात्मक प्रयोग होना चाहिए। बिल्कुल, हाँ। आप उसको रोजगार नहीं कहिए। आपने क्या किया? जब हम टीवी देखते हैं या 5वीं 6वीं के लड़के और आप कहीं पढ़ने नहीं जाते उतनी देर तक, ये मोबाइल वाले जो पढ़ाई के बारे में कर रहे हैं ना, तो इसको कम से कम इंटर के पास, मैट्रिक लेवल के लड़कों को ये स्कूल के जो क्लासेज हो रहे हैं वो मोबाइल पे हो तो ठीक है, उसके समझ में आएगा। लेकिन हम 5 से 6 साल के बच्चे को, 8 साल के बच्चे को अगर मोबाइल थमा दे रहे हैं तो क्या करेगा? नहीं, मोबाइल तो किसी भी क्लास के बच्चे को थमाने की जरूरत नहीं है। आप अगर लेकिन ये तो दे रही है सरकार, महाविद्यालय है, ये तो सरकारें दे रही है। शिक्षा को चौपट करने के लिए इनका सबसे बड़ा साजिश रचा जा रहा है कि न शिक्षित होगा, पूरे युवा शिक्षित होगा, न रोजगार मांगेगा। मोबाइल से 2 चीजें हुआ है, याद रखिए। मोबाइल एक बहुत बड़ा मार्केट है। हर साल आपको 2 साल में आपको 25-30 हजार रुपए का एक मोबाइल बदलना है। हर परिवार को, ये कितना बड़ा षड्यंत्र देखिएगा तब ना। हर परिवार में 4 मोबाइल है, वो आप 20-80 रुपया जो है आपका साल में चला गया। ये वो चीज तो हम देख रहे हैं। या तो स्कूल बंद कर दीजिए। और भी जानते हैं, लेटेस्ट आती है तो लड़के कहते हैं पापा ये मोबाइल मेरी खराब हो गई, मुझे वो वाली मोबाइल ले दीजिए ना। अब तो मजबूरी है बाप को, आपको मजबूरी है, क्योंकि सारी भी पढ़ाई उसमें हो रही है। पापा इसमें नेट स्लो चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो उसको तो हर साल न्यू मोबाइल दीजिए, लेटेस्ट मोबाइल हर साल आती रहती है। तो वो बोलेगा पापा मुझे क्या होता है? जो रोजगार है उसका मतलब नौकरी नहीं है, रोजगार का मतलब व्यापार भी नहीं। हम बिहारी लोग जो बोले हैं कि सरकारी नौकरी देंगे, वो क्लियर करके ये बोले हैं।
देखिए बात यह है कि मुंह से बोल देना, तेजस्वी यादव हाँ। जब चुनाव लड़ते हैं उस समय में वो रोजगार सबको दे देते हैं, और जैसे ही सत्ता में आते हैं वो जातिगत जनगणना करते हैं, जिनकी आबादी 11.5% है इनको 3.25% पे ले आते हैं, झूठी गणना कराते हैं, षड्यंत्र रचते हैं, गांव के गांव छोड़ देते हैं। मत करो यहाँ की गणना। क्या चीज बताना चाह रहे हैं झूठी गणना का मतलब? मैं यह बताना चाहता हूं कि देश में मतलब जो इलेक्शन कमीशन की जो डाटा है, वोटिंग डाटा कास्ट वाइज, उसको उठा लीजिए, और माननीय इनके काल में हुई जातिगत गणना का डाटा उठा लीजिए, दोनों कंट्रोवर्शियल है। अच्छा, मैं एक जाति का नाम लूंगा जिसपे हम लोगों ने खास रिसर्च किया है, जिसको कहते हैं राजपूत। ठीक है, उस जाति का मतलब कि पूरे भारत की जनसंख्या 11.5 से 12.25%। ठीक है, बिहार में, हाँ मेरे बात समझना, बिहार मतलब देश का ऐसा कौन सा मोहल्ला है, ऐसा कौन सा क्षेत्र है नॉर्थ ईस्ट से लेके साउथ तक जहां नहीं है? नहीं समझा? लेकिन मैं बताता हूँ शुरू से, अरे अभी पहले बात करने दीजिए, मैं अपना बात कह लूं। मैं घूम रहा हूं ना, तो हम लोग एक रिसर्च कर रहे हैं, अभी हम आपको इतिहास की एक बड़ी विडंबना भी बताएंगे आपको इसमें। तो अब क्या हुआ बिहार में वो 3.25% है। हम लोगों ने, मैं आपको डाटा शेयर कर दूंगा, डाटा है मेरे पास में जो लगभग 11.45% है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के डाटा के हिसाब से। ठीक, अब क्या है, मैं उन गांवों, उन मोहल्लों, उन टोलों के नाम भी शेयर कर दूंगा जहां इनकी जनगणना गई ही नहीं करने के लिए। पूरे के पूरे गांव, पूरे टोले, पूरे के पूरे मोहल्ले छोड़े वो भी है। मैं ऐसे घरों के लोगों का कम से कम 1 लाख लोगों का डाटा शेयर कर दूंगा जिन्होंने कहा कि मेरे घर में मेरे बाप और मेरे भाई का डाटा लिया, लेकिन मेरे परिवार और मेरे बच्चों का डाटा नहीं। ठीक है, तो ये, और जब मास्टरों से कहा गया तो भर नहीं, मेरे में कॉलम नहीं है, तो मेरे पास पेज ब्लैंक नहीं है, तो मेरे पास इतने ही कॉलम है, ऐसा करके उनको ना कह दिया गया। तो ये विदाउट स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं किया गया होगा, मतलब इसलिए हम मानते हैं वो गलत है, ये आप कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल फाल्स है, बिल्कुल फाल्स है। जानते हैं अभी का वोटिंग पैटर्न बता दे। आप गलत गणना करवा सकते हैं, गलत वोटिंग हुआ नहीं ना कराइएगा। कैसे हो वोटिंग हुआ गलत कहाँ से करा लोगे भैया, ये तो नॉट पॉसिबल है। इसलिए चिंता में नहीं हूं मैं, क्योंकि ये जनता जवाब दे देगी। लेकिन जहां रोजगार की बात आती है, वो जैसे ही आते हैं सत्ता में भूल जाते हैं कि रोजगार नाम की कोई चीज है। अभी जो कुछ भी वो कह रहे हैं, हाँ एक व्यक्ति हैं, उनसे भी पूछेंगे हम कि आप सबको, जैसे हम अधिकार से, आप लोग जुड़े हमसे, तो अंधकार से अधिकार तक एक आंदोलन की बात करते हैं, जिसमें हाँ है ये कह रहा हूं कि किसी भी सरकार को, पूरे हिंदुस्तान की सरकार से हम लोग यह कह रहे हैं कि आप ईमानदार हैं, आप सबको रोजगार देने की बात कर रहे हैं, तो हम अंधकार से अधिकार तक का एक आंदोलन चला रहे हैं। इसमें 3 मूल चीजों को मूल अधिकार में शामिल करने की बात। ईमानदार हैं तो आप शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इनको बनाइए मूल अधिकार, ये हमारी मांग है। ठीक है, ये हम आंदोलन बहुत दिन से चला रहे हैं, 3 साल से चला रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इन्हें बनाओ मूल अधिकार। अगर संविधान में भारत के हर नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य और योग्यता अनुसार रोजगार का अधिकार मिल जाए, तो सरकार बाध्य होगी उसको देने के लिए, या तो कंपनसेशन देगी या रोजगार देगी। ये हमारी मांग, ये गलत तो नहीं है, इससे ईमानदारी आएगी, इससे फिर झूठ बोलना। दूसरी चीज है कि अगर ईमानदारी चाहिए आज बिहार की जनता को, तो वो एक कानून की मांग करे, इस देश की जनता कह रहा हूं। जो जनप्रतिनिधि चुनाव के टाइम में जो वादा करेगा, जिन मुद्दों पर लड़ेगा, बकायदा उसका एफिडेविट दे दे चुनाव आयोग को कि हम ये काम करेंगे, इन मुद्दों पर लड़ेंगे। अगर आपने काम नहीं किया तो आपको परमानेंट राजनीति से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ये होना चाहिए। मैं चुनाव में जो बन जाऊंगा नहीं, ये नहीं हो सकता। अच्छा, अगर मैं लड़ाई भी कर रहे हैं, क्योंकि समय अब ज्यादा हो गया। अश्विनी जी से थोड़ा जानेंगे कि क्या लगता है कि अगर तेजस्वी यादव या राहुल गांधी जो आज रोजगार की बातें कर रहे हैं, वो सत्ता में आने के बाद काम करेंगे? ये चुनावी जुमले हैं, चुनावी जुमलों को भूल जाइए।
क्योंकि 26 लाख से ज्यादा वो रोजगार दे ही नहीं सकते हैं। अच्छा, कहां से लाएंगे 1 करोड़ हर साल युवाओं को रोजगार, जबकि एक रोजगार एक सीमित सरकारी नौकरियां बिहार के अंदर एक सीमित मात्रा में है, फिर ये कहां से लेकर के आएंगे? इसका जवाब हमें दे दीजिए। ये बजट से भी बाहर हो जाएगा। PSU लगाई जाएगी, पब्लिक सेक्टर कंपनी लगाई जाएगी सरकार की तरफ से, और फिर उसमें रोजगार दिया जाएगा। कहां से इतना हर साल कर लोगे भैया? 26 लाख कितना कर लोगे? आज तक तुम्हारा बाप 20 साल था तो नहीं किया। कहां से रोजगार चला गया? 15 साल ये नीतीश कुमार थे, कहां चला गया? 11 साल नरेंद्र मोदी जी हैं, एक भी कंपनी का उद्घाटन बतला दीजिए कि किए हैं? PSU तो नष्ट कर दी गई है इस देश में, और जो भी होगा, कुछ लोग जो रोजगार देने की बात कर रहे हैं, जैसे कि जन सुराज के मुखिया प्रशांत भाई, तो वो भी जान ले कि वो कह रहे हैं कि हम जो है पूंजीपति का इंडस्ट्री लगा देंगे, आकर मजदूरी करो। भाई तुम मजदूरी जानते हैं बड़े भैया, बिहारी कहीं बने तो मजदूर बने। लेकिन IMT जो पूरा चुनाव प्रक्रिया IMT करा रही है, IMT देख रही है, और IMT से पूरा चुनाव प्रक्रिया कराने का मतलब है कि क्या विदेशी फंडिंग आ रही है उन लोगों को, और जिन लोगों के पास विदेशी फंडिंग आएंगे वो तो मुंह से बोलते चले जाएंगे ना, कुछ भी बोलते चले जाएंगे, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। हमें बिहार को सतर्क रहना होगा झूठ बोलने वालों से। बिहार सबसे पहला कि राजनीतिक पार्टियों के गुलामी बंद करके राजनीतिक पार्टियों को बैन कर देना चाहिए। और जो अभी आपने कहा ना कि राइट टू रिकॉल लेकर के उनसे कि एक चुनाव आयोग से एक कानून बनवा करके, ये वो हम आम जनता उनसे कानून बनवा करके लेंगे, उनसे लिखित लेंगे, एक स्वतंत्र प्रत्याशी खड़ा करके, और उससे लिखित लेंगे कि आप एक काम करो, ये हाँ लिखित दो कि मैं ये काम नहीं करूं, जो मुद्दा लेकर के मैं आया हूं इस काम को मैं नहीं करता हूं, तो मुझे जनता निकाल करके बाहर कर दे। ये जनता के पास पावर नहीं होनी चाहिए। भारत का संविधान दलीय संविधान नहीं है, जनप्रतिनिधि की बात करता है। मेरा विकास मेरा जनप्रतिनिधि करेगा। तो हमने जनता को कहा था कि आप सभी लोग एक विधानसभा की जनता, एक कर्मठ और योग्य व्यक्ति को, जिसको की प्रोसीजरल नॉलेज भी हो और जो पढ़ा लिखा और योग्य हो, ईमानदार हो। ईमानदारी जरूरी है, क्या कि पहले फंड पर नजर रहता है और फिर कमीशन पर नजर रहता है। तो उसको योग्य व्यक्ति को खड़ा कीजिए और उसको सुनिए और कहिए कि बेटा तुम जाओ विधानसभा में हमारी बात रखो। और दूसरा चीज है मेरे भाई कि इस खराब बात हो गई है, हम अपने क्षेत्र के अब हर परिवार को रोजगार नहीं चाहिए। आपको जब तक इंडिविजुअल सिटीजन मैपिंग नहीं कराइएगा, इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल समस्या, किसी को कपड़ा नहीं है तो किसी को एजुकेशन नहीं है, तो किसी को खाने को नहीं है, तो किसी को किसी और समस्या है, कोई बीमार है। अब बहुत, तो हर आदमी की जरूरत, हर क्षेत्र की जरूरत अलग अलग है, और उस हिसाब से मैपिंग करा करके रोजगार दिया जा सकता है। लेकिन इसके लिए सरकार को अधिकार देने होंगे। भ्रष्टाचार पार्टियों के द्वारा नहीं दिया जा सकता है। योग्य उम्मीदवारों की को खड़ा करके स्वतंत्र योग्य उम्मीदवार हो वो वहां सरकार बना देंगे। जनता सरकार और उसको क्योंकि जैसे ही राजनीतिक पार्टी से कोई आता है तो उसको पार्टी फंड में पैसा देना है, पार्टी फंड के नाम पे, कहीं चिट फंड नाम के। देखिए एक चीज मैंने देखा अभी कि जो भी राजनीतिक दल कांग्रेस में है वो गद्दार है, जो भी गैर एनडीए सरकार से बाहर है वो गद्दार है। लेकिन जैसे ही एनडीए में आ जाता है, उस अभी बक्सर से प्रत्याशी खड़े हुए हैं, हमारे यहाँ से बक्सर से प्रत्याशी खड़े हुए आनंद मिश्रा जी, जब वो चुनाव लड़े थे, IPS आनंद मिश्रा जी जब वो अगली बार लोकसभा का चुनाव लड़े थे, तो यही भाजपा अर्बन नक्सली का उनको उपाधि दी थी। और ये रो करके समाज के सामने बोले कि मुझे अर्बन नक्सली कहा जाता है, मेरे अगर पता करना है तो कश्मीर में पता, ये असम में पता कर लीजिए। ये तो उनका साथ हम लोगों ने दिया। लेकिन जैसे ही विधानसभा बीता, लोकसभा बीता, प्रशांत किशोर जी के साथ हुआ है। प्रशांत किशोर जी के पास हेमंत बिस्वा सोरेन का उनके पास कॉल आता है और तुरंत भाजपा ज्वाइन कर लेते हैं। जो व्यक्ति आपको अर्बन नक्सली कहता है, आप ईमानदार है कि IPS अधिकारी हैं, तो कैसे? जब ईमानदारिता के उनके प्रकार हम लोग सुने। असम से मेरे यहाँ टीम आई थी, असम से मेरे यहाँ घर रुक करके मेरे साथ चुनाव प्रचार में थी, लेकिन मैं उनके चुनाव प्रचार में था, खुद मैं उनके चुनाव प्रचार में था। उसके बाद उनको 50,000 से ऊपर वोट मिला, तुरंत ही भाजपा में फिर ये प्रशांत किशोर जी के साथ गए। प्रशांत से थोड़ा कद बढ़ा तो भाजपा में चले गए, और भाजपा में
उनको साफ लिखित लिया था कि हम विधानसभा, इन्होंने दिया था कि मैं विधानसभा नहीं लड़ूंगा, पर विधानसभा में आ गए। तो अब उस अर्बन नक्सली को भाजपा कैसे मोटिवेट करेगी? वहां आ गया तो अर्बन नक्सली अब नहीं रह गया। तो ऐसे जो अदर पार्टियों में, इस देश जो अदर पार्टियों में है तो सिटीजन्स एट्रोसिटी एक्ट, जैसे शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटी एक्ट है ना, कोई भी किसी को देशद्रोही, कोई भी किसी को अर्बन नक्सली, कोई भी किसी पे उंगली उठा देता है और खुल क्या कहता है एक स्वरचित अधिकार दे, जबकि वो अधिकार नहीं है। अभिव्यक्ति का अधिकार, आपके अधिकार वहीं तक सीमित होते हैं जहां दूसरे का अधिकार आ जाता है, ठीक है। तो जब जी गाली देना, कोसना और आईटी से, पेड आईटी से लगा करके लोगों का चरित्र हनन करना, दोनों तरफ की पॉलिटिकल पार्टी का ये सबूबा बन गया है। जनता उसी में, अब किसी भी देश में जनता जो है, मैं बताऊं कि वो पॉलिटिकल पार्टी की समर्थक या विरोधी नहीं होती, वो तय करती है कि मेरा उम्मीदवार कौन होगा, मेरा प्रतिनिधि कौन होगा। यह इकलौता ऐसा देश है जहां सफेद कपड़ा झाड़ के और बढ़िया गमछा पॉलिटिकल पार्टी के लीडर चलते हैं और जनता अनेक भागों में बट जाती है। कोई भी क्रिमिनल ला करके आपके सामने, एक रेपिस्ट ला करके, एक हत्यारा ला करके आपके सामने खड़ा कर देता है, आपको फेस करना है। क्योंकि आप एक तरफ दिखाया जाता है कि जंगल राज है, दंगल राज है, ये फलाना राज है, ये चोरवा लुटेरा है, ये मुस्लिम तुष्टिकरण कर देगा, पूरे राष्ट्र को बेच देगा। तो ऐसा भय दिखा करके एक तरफ आ करके एक क्रिमिनल को ला करके हमारे सामने बगैर जनता के मोटिवेशन जाने हुए एक क्रिमिनल को ला करके अपने पार्टी से प्रत्याशी के रूप में खड़ा कर देता है। मजबूरन भय दिखाया जाता है कि ये आ जाएगा, इसका राज आ जाएगा तो लुल्ली कटी, भाजपा हटी की लुल्ली कटी, एक ट्रेस चला हुआ था। तो क्या भाजपा ही सनातनियों के रक्षक है, जबकि भाजपा खुद मुस्लिम तुष्टिकरण कर रही है? नहीं, कोई भी सनातन का रक्षक नहीं है। आज के समय में सनातन का जितना पतन किया है इस सनातन के नाम पे किसी भी पार्टी ने, केंद्रीय सत्ता पार्टी ने, वैसा कोई नहीं कर सकता। धर्म को आपने गार्जियन देखा होगा, आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को, प्रबुद्ध युवा वर्ग को एक बात बोलूंगा कि भाई कुछ भी हो जाए, लेकिन किसी अपराधी, किसी भ्रष्टाचारी, किसी बलात्कारी को वोट मत देना, जिताना नहीं, क्योंकि जिसको जिताओगे वो आपका चेहरा होगा। अगर एक भ्रष्टाचारी और अपराधी जीतता है तो तुम भ्रष्ट और अपराधी हो, अगर एक बलात्कारी जीतता है तो तुम बलात्कारी और अपराधी हो। जिसका जैसा प्रतिनिधि उसका वैसा चेहरा। तो अगर आप चाहते हो कि आप भी बलात्कारी और अपराधी के रूप में जाने जाएं तो एक अपराधी और बलात्कारी को चुनना, और अगर चाहते हो कि एक ईमानदार और योग्यता के रूप में बिहार को जाना जाए तो एक ईमानदार और योग्य प्रतिनिधि चुनो जो विधानसभा में तुम्हारे विकास की जो है राह को प्रशस्त करे। ये मेरे कहने का मतलब है। बाकी रही रोजगार, तो रोजगार आप आज कहिए 24 घंटे में 24 पूरे बिहार को रोजगार दिया जा सकता है। यह प्रदेश आज भी इतना सक्षम और संसाधन संपन्न है, लेकिन उसके लिए सही रणनीति, सही अधिकार और पूरी ईमानदारी चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी सरकार हमसे इस पे असिस्टेंस ले सकती है। जी समय अब ज्यादा हो गया जी। यही चीज मैं भी कह रहा हूँ कि लगातार अगर जो भी अगर किसी भी प्रकार के संलिप्त पाए जाने वाले क्रिमिनल, आतंकवादी या उग्रवादी या बलात्कारी या माफिया या भूमाफिया या किसी भी प्रकार का कोई भी अगर उसको वोट देने वाला है तो उसको सपोर्ट करने वाला जो व्यक्ति है वही सबसे बड़ा गुनहगार है। क्योंकि गुनाह करने वाला मुजरिम नहीं होता है, जो गुनाहगार को शरण देने वाला उससे बड़ा मुजरिम होता है। ये आपसे तो भले एडवोकेट है। तो देश में समाज में अपराध को स्वीकार्यता मिली है, यही कारण है कि अपराधियों, माफियाओं और बलात्कारियों का बोलबाला है। जिस दिन समाज इनको मान्यता देना बंद कर देगा, इनको निकाल के फेंक देगा, उस दिन अपराध खत्म हो जाएगा। जी अनिल बाबू और अश्विनी जी, अब समय जो है मतलब बहुत हो गया है, अब अगले फिर बात करेंगे।